कैरियर मैनेजमेंट सेशन में, इस कैरियर काउंसलिंग सेशन में मैं डॉक्टर चेतन रायकवार, कैरियर एंड बिजनेस कोच फ्रॉम ऊर्जा काउंसलिंग एंड ट्रेनिंग, आपको यहाँ पे कुछ ऐसे फैक्ट्स एंड फिगर बताने आया हूँ जो कैरियर काउंसलिंग का इंपॉर्टेंस, या मैं कहूँ कि कैरियर मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस जो है वो आज मैं आपको बताने आया हूँ यहाँ पर। इससे कैरियर मैनेजमेंट सेशन कैसे होगा, तो वन बाय वन हम कुछ फैक्ट्स एंड फिगर के साथ आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर वो फैक्ट्स एंड फिगर क्या है वो हम देखते हैं। इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है वो 3rd नंबर पे आता है इस पूरे वर्ल्ड में। मोर देन 800 यूनिवर्सिटीज जो हैं वो यहाँ पर हैं, 39,000 प्लस कॉलेजेस हैं, मोर देन 750 जो हैं वो कोर्सेस हैं, और 2 करोड़ प्लस स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। ये तो पॉजिटिव पॉइंट है। आप देखते हैं इस एजुकेशन सिस्टम में हमें क्या क्या मिलता है। हर साल 30 लाख बच्चे यूजी और पीजी से पास आउट होते हैं। नेक्स्ट, उनमें से 35% जो है वो एम्प्लॉयबल है, यानी बाकी के जो 65% बच्चे हैं वो एम्प्लॉयबल नहीं है। उसको मैंने क्या मीनिंग है अनएम्प्लॉयबल का, कि उनको ये फॉर एग्जांपल अगर उन्हें इंजीनियरिंग किया है या मैनेजमेंट किया है तो वो अपना या तो स्ट्रीम चेंज कर देते हैं या वो किसी दूसरे कोर्स में चले जाते हैं। मींस वो सेम कोर्स में अपना जॉब और अपना पीजी जो है वो परस्यू नहीं करते हैं। तो 35% रेट है सिर्फ एम्प्लॉयबल स्टूडेंट का, और उनमें से भी अगर देखें तो 20% ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको जॉब में सेटिस्फेक्शन मिलता है। और जो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हमारा इंडिया जो है इज ए यूथ कंट्री, और यहाँ पर 30% यूथ जो है वो अनएम्प्लॉयड है। और सबसे दुख की जो बात है कि हम हर घंटे में, यानी कि एवरी आवर वी लॉस 1 स्टूडेंट ड्यू टू दिस स्टडी प्रेशर, ड्यू टू दिस अनएम्प्लॉयमेंट। हम हर घंटे में एक बच्चा जो है वो सुसाइड कर रहा है। तो अगर हम यहाँ पर देखें कि इतना अच्छा हमारा इन्वायरमेंट है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम 3rd नंबर पर है, और हमारे यहाँ पर कोई यूनिवर्सिटीज की कमी नहीं है, कॉलेज बहुत सारे हैं, कोर्सेज की मल्टी वेराइटी जो कोर्सेज हैं वो अवेलेबल हैं, उसके बाद भी अगर ये रिजल्ट्स आ रहे हैं कि जो हमारा स्टूडेंट है वो 35% एम्प्लॉयबल है और 20% जॉब सेटिस्फेक्शन उसको मिल रहा है, और इसके बाद भी 30% यूथ जो है वो अनएम्प्लॉयड है। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स, पेरेंट्स जो भी आप यहाँ पर अवेलेबल हैं, बहुत ही एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इतना सब होते हुए हमारे यहाँ पे एक ऐसा कोई फिक्स सिस्टम क्यों नहीं है कि बच्चे जो है वो अपना करियर मैनेजमेंट कर पाए, साथ ही साथ वो अपने स्किल और पोटेंशियल के अकॉर्डिंग अपना सब्जेक्ट, कोर्स या करियर चूज करें। तो वो जो सिस्टम है वो है करियर मैनेजमेंट, जो मैं आज आपको यहाँ बताने आया हूँ। स्टार्ट करते हैं यहाँ से। पूरा सेशन जो है हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला जो है कि आप ऐसी कौन कौन सी मिस्टेक करते हैं जिनको अवॉइड करना चाहिए, जिससे आप सही कैरियर जो है वो चूज कर सकें। उसमें सबसे पहला पॉइंट है कि हम अपने टैलेंट के अनुसार, अब यहाँ पर अगर आप 10th के पास आउट बच्चे हैं तो आप सब्जेक्ट चूज करेंगे, 12th के आप पास आउट बच्चे हैं तो आप कोर्स और करियर के बारे में सोच रहे होंगे। तो हम यहाँ पर कॉमनली इंटरचेंजली हम वर्ड यूज करेंगे अलग अलग, तो आप कंफ्यूज नहीं होना है। आपको अपने अकॉर्डिंग देखना। आप अगर ऐसे पेरेंट्स यहाँ पर आए और अगर आपका कोई बच्चा है जो 9th क्लास से छोटी क्लास में भी है तो ये सेशन आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बच्चे जो है वो टैलेंट के अनुसार हम कोई कोर्स या करियर नहीं चूज करते हैं, टेम्परेरी इंटरेस्ट के अनुसार चूज करते हैं। और आपको यहाँ पर मैंने वर्ड जो यूज किया है टेम्परेरी इंटरेस्ट। टेम्परेरी इंटरेस्ट हर 3 महीने, हर 6 महीने में चेंज हो जाता है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड अवर इंटरेस्ट। अपना इंटरेस्ट जो है वो फाइंड करना बहुत जरूरी है, और वो भी परमानेंट इंटरेस्ट। हम लाइफ में छोटी छोटी चीजों की बहुत प्लानिंग करते हैं, चाहे वो बर्थडे प्लानिंग हो। और आप देखेंगे अगर हमको किसी के यहाँ शादी में जाना है तो हमारी ड्रेस कौन सी होगी, बर्थडे पार्टी में जाना है तो कौन सी ड्रेस पहनना है, कोई सी इवेंट प्लान कर रहे हैं, कोई सी पार्टी प्लान कर रहे हैं, तो हम बहुत प्लानिंग करते हैं। बट लाइफ का, जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन की जब बारी आती है वो है करियर प्लानिंग। हम उसको या तो बहुत कम टाइम देते हैं या शायद प्लानिंग करते ही नहीं है। किस तरीके से हम सब्जेक्ट सिलेक्ट करते हैं, किस तरीके से हम कोर्स सिलेक्ट करते हैं, उस पॉइंट पे भी मैं अभी आगे आऊंगा। सफलता के दायरे केवल उन कॉम्पिटिटिव एग्जाम, यानी कि अगर हम देखें पीसीएम के बाद अगर आईआईटी की एग्जाम है या पीसीबी के बाद नीट की एग्जाम है,
कॉमर्स के बाद अगर हम आईपीएम, क्लैट, ये जो सारी एग्जाम है और इनसे मिलने वाले रेप्यूटेड कॉलेज, नो डाउट अगर ये कॉलेजेस हमें मिल जाते हैं तो बहुत अच्छा होता है। बट सिर्फ इसी कॉलेज में जाने वाले बच्चे सक्सेसफुल हैं ऐसा कोई मैथमेटिकल इक्वेशन नहीं है, कोई कैलकुलेशन नहीं है। यहाँ पर जो बच्चे जाते हैं वो सक्सेसफुल होते हैं, यहाँ पे जो बच्चे नहीं पहुंच पाते वो भी सक्सेसफुल होते हैं। तो यहाँ पर हमने एक फिक्स जो कैटेगरी कर दी है कि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करने से ही सक्सेस मिलेगी, तो दिस इज नॉट ट्रू, दिस इज मिस्टेक, दिस इज मिथ। और जो नेक्स्ट है वो है कि हम हमारे अकॉर्डिंग, मतलब स्टूडेंट या पेरेंट्स या एक सोसाइटी के द्वारा बनाई गई एक बेस्ट कैरियर लिस्ट है, वो कैरियर लिस्ट भी मैं आपको अभी शेयर करूंगा आगे, उसके अकॉर्डिंग ही हम जो है आगे जो है कैरियर जो है वो प्लान कर रहे हैं। कुछ हटके अगर करने की बात करें, कुछ अगर यूनिक करने की बात करें, वो हम नहीं करते। हम केवल उस कैरियर को बेस्ट समझते हैं जिससे हम पैसे कमा सकते हैं। नेक्स्ट आपको जो मैंने आपको बताया 20% जॉब सेटिस्फैक्शन कैटेगरी है। इसका क्या मतलब है कि अगर कुछ ज्यादा पैसा मिल भी रहा है लेकिन अगर जॉब में सेटिस्फैक्शन नहीं है तो लॉन्ग टर्म में हम उस जॉब को टाटा बाय बाय कर देते हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है कि ग्लैमर और फैशन से प्रभावित होकर गलत कैरियर चुनना। यहाँ पे मेरा ये बिल्कुल भी पॉइंट नहीं है कि आप अगर फैशन डिजाइनिंग की तरफ, आप अगर फिल्म मेकिंग की तरफ जा रहे हैं तो वो आपका रॉन्ग डिसीजन है। बट पहले ये चेक कर लीजिए कि आपके अंदर वो स्किल, वो टैलेंट है या नहीं जो आपको इस कैरियर को परस्यू करने के लिए होने चाहिए। नॉर्मली हम इन्फ्लुएंस होकर इन कैरियर को ऑप्ट कर लेते हैं बिना सेल्फ एनालिसिस के या बिना किसी साइंटिफिक टेस्ट के। हम इन जो पर्टिकुलर चीजें हैं कैरियर, इनको हम ऑप्ट कर रहे हैं। और यहाँ पर जो कैलकुलेशन है कि बिना सेल्फ एनालिसिस का जो कैलकुलेशन है वो आगे जाके जो है वो प्रॉब्लमेटिक ही हमको मिलने वाला है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर चीज है कि हम अपना सेल्फ एनालिसिस करें या कोई साइंटिफिक टेस्ट लें, उसके बाद ही अपने करियर को ऑप्ट करना है। एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग करियर को चुनना, हम या तो सेल्फ एक्सपेक्टेशन करते हैं या पेरेंट्स के अकॉर्डिंग एक्सपेक्टेशन करते हैं और उसके अकॉर्डिंग करियर चूज कर लेते हैं। ये मेरी सभी पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट है, प्लीज अपने वीडियो जो है वो ऑफ रखें ताकि हमारी जो कनेक्टिविटी है वो प्रॉपर बनी रहे। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कि 10th और 12th के बाद जब भी किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में सफलता नहीं मिलती है, भाई आज ऑलमोस्ट 50 लाख स्टूडेंट पर एनम कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं और उनमें से आपको पता है कि जो सक्सेस रेट है वो हार्डली 2 to 4% है, क्योंकि सीट्स ही इतनी है। तो यहाँ पर जब भी कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं और जब नहीं मिलता है तो हम ऑप्शन चूज कर लेते हैं। और ऑप्शन जब चूज कर लेते हैं, अगर वो पूरे मन से किए हैं, दिल से किए हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर हमारा उसमें इंटरेस्ट नहीं है, उसमें टैलेंट नहीं, क्योंकि हमने 2-3 साल तैयारी की है उस चीज की, इसीलिए से फॉर एग्जाम्पल अगर आपने आईआईटी की 2 से 3 साल तैयारी की और आप उसी कोर्स को आपको करना है, इस वजह से आप उस कोर्स को ऑप्ट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इन फ्यूचर हम उस 65% कैटेगरी में आ जाएंगे जो ग्रेजुएशन के बाद अपना जो स्ट्रीम है वो चेंज कर लेते हैं। ये बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है। 10th के बाद एक सब्जेक्ट सिलेक्शन होता है, 12th के बाद एक कोर्स सिलेक्शन होता है, ग्रेजुएशन के बाद एक और मौका मिलता है। तो हमारा जो साइकिल चल रहा है वो कैसा है, 10th के बाद हम फटाफट ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स कि पीसीएम, अगर मैथमेटिक्स में अच्छे मार्क्स आए हैं तो हमने पीसीएम ले लिया, मैथमेटिक्स से डर लगता है, नहीं बनता है तो वी गो फॉर पीसीबी, अगर ज्यादा पढ़ाई नहीं बनती है तो वी गो विथ कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। ये बिल्कुल भी करेक्ट नहीं है, बिल्कुल भी मिथ है। अगर आप बहुत अच्छे पढ़ने वाले हैं तो भी आप ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स के साथ जा सकते हैं। ये देखना है कि आपको कौन सा प्रोफेशन इन फ्यूचर सूट करने वाला है, और वो कैसे पता चलेगा वो आज हम यहाँ बताने वाले हैं आपको। तो 10th और 12th के बाद कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अगर कोई सफलता नहीं मिलती है तो वो अल्टरनेटिव ऑप्शन के साथ चले जाते हैं। एक और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है कि कंफर्ट जोन के अनुसार, भाई हम इतनी पढ़ाई कर पाएंगे उसके अकॉर्डिंग अपने करियर को चुन लेना। अभी जो करंट ट्रेंडिंग करियर ऑप्शंस हैं उनमें से करियर को चुन लेना। जरूरी नहीं है कि करंट ट्रेंडिंग अगर अभी ऑप्शन है तो इन फ्यूचर वो कंटिन्यू रहने वाला है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि यहाँ पर जो पॉइंट है वो कैसा है कि करंट ट्रेंडिंग ऑप्शन के अकॉर्डिंग नहीं, आपको जो है ऐसा करियर ऑप्शन चूज करना जिसका स्कोप आज से 7 साल बाद भी रहे। स्टेटस के अकॉर्डिंग या स्टेटस को मेंटेन करने के लिए करियर चुनना, ये
जो एक जो है स्टेटस वाला जो कैलकुलेशन है, ये कई पेरेंट्स के साथ एसोसिएटेड है कि हमारा बच्चा जो फॉर एग्जांपल कि हम इन्हें ये किया हुआ है तो बच्चा भी यही करेगा, और कहीं ना कहीं हम उस पर एक प्रेशर जो है वो लाना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर स्टेटस के अकॉर्डिंग नहीं, फिर कैरियर में स्कोप एनालिसिस नहीं करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कोप एनालिसिस का मीनिंग है आप जो भी सब्जेक्ट या जो भी कैरियर चूज कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग आईआईटी की या जो लोग जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनमें से 95% बच्चों को ये नहीं पता होता है कि उनको कौन सी स्ट्रीम लेना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर स्ट्रीम ही नहीं पता है तो स्कोप एनालिसिस तो बहुत दूर की बात है। सो यहाँ पे बहुत फोकस्ड होके, लेजर शार्प फोकस होके आपको अपना स्कोप एनालिसिस करना है, करियर का स्कोप एनालिसिस करना है, और कौन सा प्रोफेशन आप अच्छे से फॉलो कर सकते हैं ये भी आपको स्कोप एनालिसिस में देखना होगा। सारे करियर ऑप्शन का नॉलेज, सारा करियर ऑप्शन का नॉलेज लीजिए। अभी मैं आपको यहाँ पर एक पीडीएफ शेयर करूंगा, उसमें बताऊंगा किस तरीके से हम लोगों ने अलग अलग करियर ऑप्शन का नॉलेज जो है वो यहाँ पर दिया है। और लास्ट और द मोस्ट इंपॉर्टेंट कि सिर्फ एजुकेशन बेस्ड करियर पर फोकस करना, स्किल बेस्ड करियर पर हम ध्यान नहीं देते हैं। तो ये जो 15 मिस्टेक्स हमने देखी, इनको आपको अवॉइड करना चाहिए। अब नेक्स्ट देखेंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट 90% बच्चे आफ्टर 10th या ड्यूरिंग 11th 12th या आफ्टर 12th फोकस करते हैं कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर। तो नेक्स्ट है फैक्ट्स टू नो बिफोर प्रिपेयरिंग फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। कौन से फैक्ट्स हैं जो हमें पता होना चाहिए कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी शुरू करने के पहले? मैं फिर बोल रहा हूं, 20 लाख जो बच्चे हैं हर साल जेई की प्रिपरेशन करते हैं, और बहुत बहुत आपको भी पता है कि उसमें सीट्स कितनी हैं। तो यहाँ पर जो कैलकुलेशन है कि हमारे अंदर क्या पोटेंशियल है, क्या स्ट्रेंथ है और क्या वीकनेस है, ये बच्चे को पता है, बच्चे के पेरेंट्स को ही पता है। लेकिन अगर उसका लॉजिकल स्किल, अभी मैं यहाँ पर आपको अलग अलग स्किल्स बताने वाला हूँ, लॉजिकल स्किल अगर उसका टॉप 3 में नहीं है, दे आर 8 टाइप ऑफ स्किल्स, 8 प्रकार के स्किल होते हैं, उसमें लॉजिकल जो है वो एक स्किल है जो पढ़ाई के काम आता है। अगर वो हमारा स्किल टॉप 3 में नहीं है तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कैसे की जाए और उसको कैसे मैनेज किया जाए वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटेलिजेंट क्वेश्चन का स्तर यानी कि आईक्यू जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप रैशनली कैसे थिंक करते हैं, लॉजिकली, क्योंकि जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बारी आती है तो वहां पर हमको टाइम मैनेजमेंट भी करना है, सेल्फ मैनेजमेंट भी करना है, जो आगे के पॉइंट्स में मैं बताने वाला हूं। तो रैशनल थिंकिंग और लॉजिकल थिंकिंग जो है वो बहुत जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट जो है इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द करंट एरा, इमोशनल क्वेश्चन एंड एडवर्सिटी क्वेश्चन। EQ आप जानते हैं, एडवर्सिटी मींस प्रेशर टेकिंग कैपेसिटी। आप देख रहे हैं कि अभी की जो सिचुएशन चल रही है, EQ और AQ IQ से ज्यादा यूज हो रहे हैं इन दिस कोरोना पेंडेमिक सिचुएशन। सो आपको अपना EQ, अभी EQ और AQ क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी आप एग्जाम में परफॉर्म करते हैं तो IQ से ज्यादा EQ और AQ परफॉर्मेंस को इंप्रूव करते हैं। कोई क्वेश्चन देखा और अगर वो नहीं आता है तो माइंड में टेंशन हो जाना मींस आपका अपने EQ और AQ पर कोई कंट्रोल नहीं है। तो यहाँ पे ऊर्जा काउंसलिंग और ट्रेनिंग में हम आपको कुछ ऐसी टेक्निक्स बताते हैं जिससे आप अपने EQ और AQ पर कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है कि हमको राइट हैंड को आगे की तरफ फॉरवर्ड करना है, आगे की तरफ घुमाना है, और लेफ्ट हैंड को पीछे की तरफ मूव करना है। ये बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है। मींस राइट हैंड को आगे की तरफ फॉरवर्ड डायरेक्शन और लेफ्ट हैंड को बैकवर्ड डायरेक्शन में। और जब हम इसको साथ में करेंगे तो शुरू में हमसे नहीं हो पाएगा, लेकिन विद इन 1 वीक प्रैक्टिस हम इसको कर पाएंगे। EQ और AQ इससे बैलेंस्ड होता है। तो ऐसे बहुत से टेक्निक्स होते हैं, स्पेशली स्टूडेंट न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, जो आपको सीखनी चाहिए अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो नेक्स्ट जो है वो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डिसीजन मेकिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपका डिसीजन मेकिंग स्किल कितना है, हर एक व्यक्ति का अपना डिसीजन मेकिंग स्किल होता है, अलग अलग टाइप के होते हैं। आपका कौन सा टाइप का है उसके अकॉर्डिंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप क्विक एंड करेक्ट डिसीजन लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आप क्विक एंड लेट डिसीजन लेते हैं तो आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको परफॉर्मेंस में वर्कआउट करना पड़ेगा। आप यहाँ पर रॉन्ग बट क्विक लेते हैं तो भी वर्कआउट करना पड़ेगा, एंड रॉन्ग एंड लेट लेते हैं तो फिर तो
100% वर्कआउट करने की जरूरत है। तो आपका डिसीजन मेकिंग किस कैटेगरी में आता है, किस क्वाड्रेंट में आता है, ये बहुत जरूरी है। इसके लिए आप पर्सनालिटी टेस्ट जो है उसकी मदद से आप अपना डिसीजन मेकिंग स्किल जो है पता कर सकते हैं। डीएमआईटी टेस्ट है उससे पता कर सकते हैं, वो मैं आपको डिटेल अभी आगे बताऊंगा। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि हम अब 5th फैक्ट्स पे आ रहे हैं। हर पर्सन का जो है मोटिवेशन लेवल अलग अलग होता है। टोटल 4 टाइप के होते हैं। पहला टाइप का जो होता है वो सेल्फ मोटिवेशन, उनको पढ़ने का बोलना नहीं पड़ता है, वो अपना पूरा फोकस जो है पढ़ाई पर रखते हैं। सेकंड टाइम के उनको हफ्ते में 2 से 3 बार पुश देना पड़ता है, धक्का लगाना पड़ता है पढ़ने के लिए। थर्ड और फोर्थ टाइप में एक काउंसलर की और एक ट्रेनर की और एक पेरेंट्स की बहुत ज्यादा मेहनत जो है वो हो जाती है। तो यहाँ पर आपको बहुत जरूरी ये चीज देखना है कि बच्चे का मोटिवेशन लेवल कितना है। 4 टाइप की अपनी अलग अलग स्ट्रेटेजीज हैं कि कब कब पुश चाहिए, सेल्फ पुश कैसे डेवलप किया जाता है, ऐसी कौन सी हैबिट डेवलप करें जिससे मोटिवेशन लेवल बना रहे। प्रेशर टेकिंग कैपेसिटी स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये हमने देख लिया कि किस टाइप की प्रेशर टेकिंग कैपेसिटी और उसको कैसे इंप्रूव किया जाए, ये बहुत जरूरी है। कॉम्पिटिटिव कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बाद परस्यू करने के बाद प्रोफेशनल सेटिस्फेक्शन देगा या नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम की पढ़ाई जो है वो टोटल एक डिफरेंस है। फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करने के बाद जो हम कोर्स में पढ़ने वाले हैं वो कुछ अलग पढ़ाई है। और जो प्रोफेशन में जो हम करने वाले हैं प्रैक्टिकल, वो थर्ड स्टेज है। तीनों में अलग अलग नॉलेज सेट रिक्वायर्ड है। तो आपको पहले से चेक कर लेना चाहिए कि अगर हम इस पर्टिकुलर प्रोफेशन में जाने वाले हैं तो उसके बाद हमको कौन कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म करना चाहिए, इसका एनालिसिस पहले से कर लेना चाहिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए गोल सेट करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गोल सेटिंग आज अगर आप यहाँ पर स्टूडेंट हैं या पेरेंट्स हैं तो स्टूडेंट्स को गोल सेटिंग आना ही चाहिए अगर वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। लास्ट टू बहुत इंपॉर्टेंट कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन के लिए सेल्फ मैनेजमेंट और टाइम मैनेजमेंट सीखना। और इसके बाद जो लास्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि लर्निंग मेथड्स, 3 टाइप की लर्निंग मेथड होती हैं। बच्चे का कौन से टाइप का लर्निंग मेथड है अगर ये पता किए बगैर, जैसे बच्चा अगर हमसे क्वेश्चन पूछता है कि मम्मी या पापा मुझे याद नहीं हो रहा है, तो हम क्या बोलते हैं, बार बार पढ़ लो या फिर बार बार लिख लो। उसने सवाल पूछा है कि मुझे याद नहीं हो रहा है और आपने आंसर दिया है कि बार बार पढ़ लीजिए या बार बार लिख लीजिए। याद करने वाला आंसर अभी तक नहीं आया है। तो लर्निंग की टेक्निक्स होती हैं, लर्निंग मेथड्स होती हैं, लर्निंग पोटेंशियल होता है हर बच्चे का अपना। कुछ कर करके सीखते हैं, कुछ देखकर सीखते हैं, कुछ देखकर और सुनकर सीखते हैं, कुछ सिर्फ ऑडिटरी होते हैं जो सिर्फ सुनकर सीखते हैं। हर बच्चे का पोटेंशियल अलग होता है, उसकी लर्निंग मेथड अलग होती है। इसी वजह से ये जो हमने 10 पॉइंट्स देखे ना, इसी की वजह से अगर किसी भी क्लास में, किसी भी कोचिंग में एक साथ एक ही टीचर बच्चों को पढ़ाता है लेकिन उनमें से 2-4 बच्चे जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक कर लेते हैं, बाकी के बच्चे नहीं कर पाते, उनका कारण है जो हमने अभी यहाँ पर 10 पॉइंट डिस्कस किए। एक बार मैं क्विक रिवीजन करूंगा इस 10 पॉइंट्स का। स्ट्रेंथ, कुछ बच्चे होते हैं जो क्लास में जो पढ़ा है वो बहुत जल्दी ग्रास्प कर जाते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं। तो स्ट्रेंथ, आईक्यू लेवल, ईक्यू और एक्यू का कॉम्बिनेशन, डिसीजन मेकिंग, मोटिवेशनल लेवल, प्रेशर टेकिंग कैपेसिटी, प्रोफेशनल सेटिस्फैक्शन आफ्टर परसुइंग ऑफ पर्टिकुलर जॉब, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए गोल सेटिंग, सेल्फ मैनेजमेंट एंड टाइम मैनेजमेंट और लर्निंग मेथड। These are the 10 important facts that you have to know before preparing of any competitive exam. किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करने के पहले अपने बारे में ये चीजें जान लें, नहीं तो हम भी उसी दौड़ में शामिल हो जाएंगे कि 20 लाख लोग तैयारी कर रहे हैं और सीट्स हैं 50,000। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहां पर सबसे पहले आपको सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगी। क्यों? आपको अपना एनालिसिस सेल्फ करना होगा और उसके बाद आप पता कर सकते हैं कि किस तरीके से आप कौन सा कैरियर जो है वो आपके लिए बेस्ट होगा। तो कैसे इस पे वर्कआउट किया जाता है, अब हम उस पॉइंट पर आते हैं। तो इट्स ए कैरियर मैनेजमेंट। कैरियर मैनेजमेंट के लिए आपको 4 फैक्टर्स जो है वो पता होने चाहिए। पहला, नो योरसेल्फ। जितने पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं वहां पर मल्टीपल इंटेलिजेंस एंड टैलेंट, लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन, ब्रेन डोमिनेंस, मोटिवेशन लेवल, पर्सनालिटी टाइप,
अलग अलग क्वेश्चंस होते हैं, स्ट्रेंथ, वीकनेस, डिसीजन मेकिंग एंड प्रेशर टेकिंग कैपेसिटी। कैरियर प्लानिंग में आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सेट करना पड़ेगा, जिसमें वैल्यू सिस्टम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप किस चीज को वैल्यू दे रहे हैं। क्या आपके पास जो अवेलेबल रिसोर्सेस हैं उनको आप थैंक्स बोल रहे हैं? चाहे आप किसी भी स्कूल में हो, चाहे आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जा रहे हो, चाहे आपके पास जो भी गाड़ी हो, चाहे आपके पास जो भी मोबाइल हो सकता ना हो, लेकिन क्या आप थैंक यू बोल रहे हैं? योर वैल्यू सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ईक्यू जो है वो पढ़ाई से थोड़ा सा बिहेवियर साइड ज्यादा आता है। फिर कोर्स सिलेक्शन, कैरियर सिलेक्शन के अलावा आपका प्लान ए और प्लान बी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लान ए जो है वो स्टडी ओरिएंटेड होना चाहिए, प्लान बी जो है वो स्किल ओरिएंटेड होना चाहिए। इसके अलावा जो आपको पढ़ाई में हेल्प करने वाली चीजें वो स्टडी एंड मेमोरी टेक्निक्स। अभी तक आपने ऐसी कोई भी टेक्निक्स जो है वो अगर सीखी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आगे इन चीजों को माइंड में रखकर आगे बढ़ना है। विजुअल, ऑडिटरी एंड काइनेस्थेटिक, वीए के एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। लर्निंग स्टाइल, स्टडी टिप्स, रिवीजन, मेमोरी, रीडिंग, हैप्पी एग्जाम टेक्निक एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली फोटोग्राफिक मेमोरी। और इसके अलावा लाइफ स्किल, लाइफ स्किल में अगर स्टूडेंट की बात करें तो तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इज योर माइंड मैनेजमेंट, सेल्फ मैनेजमेंट एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस अगर आपके अंदर है तो आपका कोई भी टैलेंट हो, आपका कोई भी स्किल हो, आप उसमें एक्सेलेंस अचीव कर सकते हैं। इफ यू हैव विल पावर, विल पावर के साथ सारी, जो विल पावर और ट्रेनिंग के साथ हर एक चीज जो है वो पॉसिबल है। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा कि किस तरीके से अलग अलग इंटेलिजेंस लेवल के साथ हम कैरियर ऑप्शन को बिल्ड करते हैं। आप यहां पर देख रहे हैं, पहला हमने हमने बहुत जो टॉप चॉइसेस होती हैं वो हमने यहां पर लिए। मैनेजमेंट के लिए आपके अंदर अलग अलग स्किल्स होते हैं, इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल, लॉजिकल, लिंग्विस्टिक, म्यूजिकल, अलग अलग स्किल्स होते हैं। तो कौन कौन से स्किल्स और क्या क्या पैरामीटर्स यहाँ पे देखना है। मैनेजमेंट के लिए आपका इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल जो है वो हाई होना चाहिए, साथ में बैलेंस ऑफ EQ, EQ एंड EQ। नेक्स्ट है इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग के लिए लॉजिकल, और अगर आप डिजाइनिंग फील्ड में जा रहे हैं तो विजुअल एंड फाइन मोटर एंड क्रिएटिव। और नेक्स्ट आपका जो कैलकुलेशन है, तो यहां पर आपको ध्यान देना होगा, अगर आप डिजाइनिंग में जा रहे हैं किसी भी डिजाइनिंग फील्ड में, तो आपके विजुअल जो है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो भी इस दुनिया में बना है वो पहले यहाँ माइंड में आया है, उसके बाद इस रियल वर्ल्ड में आया है। मेडिकल फील्ड में नेचुरलिस्टिक लॉजिकल स्किल बहुत ज्यादा जरूरी है, साथ में जरूरी है हाई EQ विद बैलेंस EQ एंड AQ। क्यों? नेक्स्ट है लॉ फील्ड। लॉ फील्ड अगर आप ऑप्ट कर रहे हैं तो लॉजिकल, क्योंकि आपको पढ़ाई और जो सेक्शन है वो याद रखना होंगे, और जरूरी नहीं कि आप लॉ करके आप एडवोकेट ही बनेंगे। कॉर्पोरेट वर्ल्ड और बहुत बड़ा कैरियर ऑप्शन, अभी हम देखेंगे सारे कैरियर ऑप्शन। तो लॉजिकल के संग लिंग्विस्टिक, क्योंकि आपके पास बोलने की कला होना चाहिए, और साथ साथ हाई EQ और AQ। मैन्युपुलेशन टेक्निक जो है वो हाई IQ और AQ से आती है। CA और CS के लिए आप आगे बढ़ रहे हैं तो आपका लॉजिकल, लिंग्विस्टिक, हाई EQ AQ एंड बैलेंस EQ। स्पोर्ट्स कैटेगरी में जा रहे हैं तो काइनेस्थेटिक स्किल यानी कि बॉडी लेवल और विजुअल। आप देखेंगे स्पोर्ट्स कैटेगरी में जा रहे हैं, अगर आप क्रिकेट खेल रहे हैं, बैडमिंटन खेल रहे हैं, जब भी कोई ऑब्जेक्ट आपके आईज के पास आ रहा है तो वो जो जजमेंट होता है टाइम एंड मोशन स्टडी का, वो विजुअल से किया जाता है। साथ ही साथ पूरी बॉडी अगर हम देखेंगे तो ग्रॉस मोटर, और सिर्फ कलाई और फिंगर्स का यूज जो है वो फाइन मोटर। कई लोग जो है उनकी राइटिंग बहुत अच्छी होती है, उनके फाइन मोटर्स जो है वो बहुत अच्छे होते हैं। कई लोग स्केचिंग और डिजाइनिंग में अच्छे होते हैं, उनके फाइन मोटर्स जो है वो बहुत अच्छे होते हैं, एंड देयर हाई EQ एंड AQ। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हम लोगों ने पूरा 15 पॉइंट्स देखे, उनमें से ये पॉइंट्स हैं। तो यहाँ पर मैंने अलग अलग कोर्सेज के लिए बताया। अब आगे नॉर्मली हम आफ्टर 10th कैसे सब्जेक्ट सिलेक्ट करते हैं, तो क्या क्या सब्जेक्ट सिलेक्ट करते हैं, तो PCM, PCB, कॉमर्स, आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज या एग्रीकल्चर, ये होते हैं, या को हम डिप्लोमा कोर्सेज के लिए जाते हैं। इसके लिए ट्रेडिशनल मेथड्स क्या है कि अगर मार्क्स इन 10th क्लास, अगर 10th क्लास में मार्क्स अच्छे आ गए हैं PCM में, यानी कि मैथमेटिक्स में, तो हम PCM ले लेते हैं। फिर नेक्स्ट थोड़े कम है तो विल गो विथ PCB, अगर मैथमेटिक्स से डर लगता है और केमिस्ट्री और फिजिक्स अच्छे लगते हैं तो विल गो विथ PCB। और लास्ट वन के कॉमर्स ऑप्शन। ह्यूमैनिटीज और आर्ट्स जो है वो लास्ट डिकेड्स में बहुत इंप्रूव हुए हैं। इवन अगर आप देखेंगे कि कई जो टॉपर्स हैं लास्ट 2-3 ईयर से वो ह्यूमैनिटीज से हैं।
तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम कैसे सब्जेक्ट चेक करें? वो टीचर का एडवाइस ले लिया, पेरेंट्स एंड रिलेटिव एडवाइस, फ्रेंड के इन्फ्लुएंस में, मोस्ट डिमांडिंग कैरियर या करंट ट्रेंडिंग। लेकिन यहाँ पर जो हम मिस कर देते हैं वो है कि अपना सेल्फ एनालिसिस हम मिस कर देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमको यहाँ पर अलग अलग टेस्ट हैं जिनकी मदद से आप पता कर सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट जो है हम उस पे आप पॉइंट पर आते हैं कि अगर आप PCM ऑप्शन के साथ जाते हैं तो वी हैव डिफरेंट कैटेगरीज इंजीनियरिंग में और बीटेक में, और साथ ही साथ बी फैशन टेक्नोलॉजी, बीटेक इन फैशन टेक्नोलॉजी, ये सारे ऑप्शन जो हैं वो अवेलेबल हैं। ये पीडीएफ जो है आप जो हमारा नंबर है 6262004567, उस पे आप जब रिक्वेस्ट सेंड करेंगे कि आई नीड कैरियर मैनेजमेंट बुकलेट, तो ये पीडीएफ जो है वो आपको डिलीवर कर दिया जाएगा। ये कोई रिस्ट्रिक्टेड पीडीएफ नहीं है। लेकिन मैं आपको सिर्फ बताना चाहता हूँ कि किस किस कैटेगरी में हम लोगों ने लाइनअप किया है। नेक्स्ट जो है वो साइंस बी ग्रुप है, जिसमें हम सिर्फ एमबीबीएस को देखते हैं और ज्यादा से ज्यादा फिर फार्मेसी या बीडीएस को, लेकिन बहुत ऑप्शन है यहाँ पर। लेकिन हर एक के लिए आपके अंदर कुछ स्किल्स और टैलेंट होना चाहिए तो ही आप ऑप्ट कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत अलग अलग, और अभी लेटेस्ट मेडिकल फील्ड में जो डिप्लोमा कोर्सेज है, फिजियोथेरेपी के कोर्सेज हो गए, ऑप्टोमेट्री के कोर्स हो गए, ऐसे कई कोर्सेज जो हैं वो बहुत तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। तो वो वही जो सपोर्टिंग स्टाफ होता है मेडिकल में, वो जैसे फॉर करते हैं जो पैथोलॉजी स्टाफ है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सपोर्टिंग स्टाफ भी अच्छी अर्निंग करता है। तो ये हो गया मेडिकल फील्ड। कॉमर्स के साथ अगर डिग्री कोर्सेज के साथ हम जाएंगे तो कॉमर्स के बाद आप बीकॉम, बैचलर इन कॉमर्स, ऑनर्स के साथ कर सकते हो। फिर स्पेशलाइज फाइनेंस कैटेगरी में कर सकते हो। बीएबीए में भी ये सेम ऑप्शन है। बीएबीए में आप आफ्टर 2 ईयर या तो पहले से आप इंटीग्रेट 5 ईयर कोर्स कर सकते हैं बीबीए में, या फिर 3 ईयर कोर्स कर सकते हैं। 3 ईयर कोर्स में आपको लास्ट ईयर में जो है स्पेशलाइजेशन आता है, बैचलर इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग या बीकॉम प्लेन। अलग से डिग्री कोर्सेज की बात करें, सॉरी, अलग से सर्टिफिकेट और अलग अलग डिग्री कोर्सेज की बात करें तो यहाँ पर फिर लिस्ट है। तो कॉमर्स कैटेगरी में अलग अलग लिस्ट है। फिर सोशल वर्क में हम आएंगे या स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में, तो फिर यहाँ पर डिग्री है। अगर आप किसी स्पोर्ट्स में अगर आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं स्पोर्ट्स में, आप नेशनल या स्टेट लेवल खेले हुए हैं, तो कहीं ना कहीं आप इन ऑप्शन के साथ जा सकते हैं। और साथ ही साथ सोशल वर्क में BSW की डिग्री होती है सोशल वर्क में, और मास्टर डिग्री भी होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें आर्ट, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस, अब ये वाला जो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक्स जो है वो एक नया ट्रेंडिंग है आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज में। फिर बैचलर इन आर्ट्स और बैचलर इन रूरल स्टडीज, ये सारे करियर ऑप्शन अवेलेबल है। बिजनेस मैनेजमेंट के साथ जाएंगे तो यहाँ पर IPM है, जो IIM इंदौर और IIM रोहतक में अभी 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम जो है ऑफर कर रहा है। इसके अलावा इंटीग्रेटेड BBA और MBA की बात करेंगे तो DAVV CET से IIPS और IMS और दूसरे कॉलेजेस मिलते हैं, बट टॉप जो है वो रैंकिंग के जो बच्चे हैं वो IIPS और IMS चूज करते हैं। फिर इंटीग्रेटेड मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि आप सिंगल स्पेशलाइजेशन के साथ जाएंगे। और इसके अलावा BBA और जैसे बैचलर इन मैनेजमेंट साइंस, अगेन BBA ही होता है, वो सब्जेक्ट जो है उसके अंदर थोड़े डिफरेंस होते हैं। तो यहाँ पर जो है हमारा बिजनेस मैनेजमेंट कैटेगरी है। ध्यान रखना है आपको, कोई भी कॉलेज, कोई भी कोर्स आप ज्वाइन कर रहे हैं, प्लीज प्लेसमेंट को पहली प्रायोरिटी मत रखिए। प्लेसमेंट हो सकता है, कॉलेज अच्छा है, मैं किसी भी कॉलेज को अच्छा या बुरा नहीं बोलता हूँ, बिकॉज इट्स टोटली डिपेंड ऑन स्टूडेंट, सेल्फ की स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है कि उसको प्लेसमेंट मिलेगा या नहीं। लेकिन सिर्फ प्लेसमेंट देख के कॉलेज चूज कर लेना सबसे इंपॉर्टेंट, कि प्लेसमेंट देखकर कोर्स चूज कर लेना वो सबसे गलत है। कॉलेज जो आप चूज कर रहे हैं वो आपकी चॉइस है, बट कोर्स को चूज कर लेना कि इस कोर्स में ज्यादा स्कोप है, आप ये तो देख लीजिए कि वो जो स्कोप है वो आप उसको परफॉर्म भी कर पाएंगे या नहीं। तो बिजनेस मैनेजमेंट। फिर प्योर साइंस एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन में जाएंगे तो BSc की जो डिग्री है वो यहाँ पर अलग अलग जो आप देख रहे हैं वो लिस्ट अप है। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट होटल मैनेजमेंट, एक ऐसी कैटेगरी जो कहीं ना कहीं, और एक और इंपॉर्टेंट BA इन कलिनरी आर्ट्स भी होता है, जरूरी नहीं कि होटल मैनेजमेंट। अगर आप शेफ और इस कैटेगरी में जाना चाहते हैं तो कलिनरी आर्ट्स के थ्रू जा सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट जो है वो लॉ की डिग्री है।
लॉ में भी अलग अलग ऑप्शन है, 3+3 ईयर ग्रेजुएशन के बाद आप कर सकते हैं, या 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स कर सकते हैं। इस टोटली डिपेंड अपॉन यू। और आप सिर्फ BA LLB नहीं, आप BBA LLB, BCom LLB और कई दूसरे ऑप्शन अवेलेबल हैं। मींस ग्रेजुएशन की डिग्री 3 साल की, और अगर आप इंटीग्रेटेड कोर्स नहीं कर रहे हैं तो पहले 3 साल की आप ग्रेजुएशन की डिग्री लेंगे और 3 साल की आप लॉ की डिग्री लेंगे। लेकिन अगर आप दोनों साथ में कर रहे हैं तो 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स में इसको कर सकते हैं। यहाँ तक कि बीटेक LLB भी अवेलेबल है कुछ कॉलेजेस में, जिसमें 6 ईयर का जो डिग्री है वो लगता है। मास कम्युनिकेशन एक और बहुत मैनेजमेंट के बाद नेक्स्ट कैटेगरी जो मास कम्युनिकेशन की आती है, कि जो ट्रेंडिंग है। तो यहाँ पर जो बैचलर्स इन मास मीडिया एंड कम्युनिकेशन, क्योंकि मीडिया का चलन जो है वो लास्ट डिकेड में बहुत तेजी के साथ बढ़ा है, तो कहीं ना कहीं ये जो करियर ऑप्शन है ये भी अच्छे ऑप्शन आ रहे हैं। अगर आपने एग्रीकल्चर लिया है तो एग्रीकल्चर एंड वेटनरी साइंस के साथ आप जा सकते हैं। इकोनॉमिक्स की डिग्री, स्पेशली अब स्पेशलाइजेशन लिया आपने, इकोनॉमिक्स में ही जाना है, तो ये थोड़ा सा निश सेगमेंट हो जाता है। तो अगर आप इसमें आगे बढ़ रहे हैं तो बहुत ज्यादा स्कोप एनालिसिस करके आपको आगे बढ़ना है। फिर नेक्स्ट जो है वो है परफॉर्मिंग आर्ट्स। अगर आप म्यूजिक में, डांसिंग में, सिंगिंग में अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं, आपका टैलेंट है, तो आप परफॉर्मिंग आर्ट्स के साथ जाएंगे। क्रिएटिव हैं अगर आप, तो डिजाइन, फाइन आर्ट, क्रिएटिव एंड विजुअल एप्लीकेशन, ये सारा जो है वो आएगा। तो डिजाइनिंग का कैरियर, इसके लिए कुछ स्पेशलाइज एग्जाम्स हैं, क्या क्या कैरियर प्रोस्पेक्ट हैं और क्या क्या स्पेशलाइजेशन है, ये सारा कुछ जो है, मतलब डिजाइनिंग में हम सिर्फ फैशन डिजाइनिंग पर जाते हैं, लेकिन आप देखेंगे एप्रल यानी कि जो क्लोथ डिजाइनिंग होता है, कपड़ों की डिजाइनिंग होती है, फैशन, इंडस्ट्रियल, टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल, फर्नीचर, इंटीरियर, लेदर, सिरेमिक, जैम, गेम डिजाइनिंग जो होता है, फोटोग्राफी होता है, इवन जो जेम्स एंड स्टोन का डिजाइनिंग होता है वो भी यहाँ पर आता है, ग्राफिक, क्रिटवेयर, प्रोडक्ट, और यहाँ पे ज्वेलरी। हाँ, जो ज्वेलरी वाला ऑप्शन है ये बहुत तेजी के साथ, और इसमें अच्छे करियर ऑप्शन है, और लाइफ स्टाइल एक्सेसरी, यानी कि कई ऑप्शन है यहाँ पर डिजाइनिंग के साथ। फिर हमारे जो नॉर्मल लिबरल साइंस देखें, जिसमें BBA, BA, BCom यानी कि जो ग्रेजुएशन वाले कोर्स आते हैं वो यहाँ पर रहेंगे। तो यहाँ पर आपको चीजें ध्यान रखना है कि किस तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पर मैं एक आपको और इम्पोर्टेंट चीज बताना चाहूंगा, ये कुछ लिस्ट है जो आप विथ डिग्री और विदाउट डिग्री दोनों तरीके से करते हैं, और जो अभी राइट नाउ ट्रेंडिंग कैरियर्स हैं, और इन फ्यूचर भी इनकी डिमांड जो है वो रहने वाली है। और सबसे अच्छी बात है कि आप इसको विदाउट डिग्री भी डिप्लोमा के साथ या जनरल नॉलेज के साथ भी इसको कर सकते हैं। जैसे फैशन डिजाइनर, जरूरी नहीं कि आप इसका कोई एक्सपर्ट कोर्स करें, आप उसको स्किल डेवलपमेंट को, मींस ये वाली जो चीजें वो स्किल डेवलपमेंट के ऊपर डिपेंड करती है। इनमें से कुछ है जिसमें आपको स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग लेना होगी, बट यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है वो ये कि अपने स्किल पर आपको फोकस करना है। तो ये जो पर्टिकुलर मैंने आपको पॉइंट्स बताए, ये सारे कोर्सेज के बारे में थे। आप किसी भी कोर्स को, किसी भी करियर को ऑप्ट करने के पहले गो विथ बहुत एक सिंपल एनालिसिस, टिप्स एनालिसिस है, TIPS, टिप्स एनालिसिस, टैलेंट, इंटरेस्ट, पैशन एंड स्किल। टिप्स एनालिसिस याद रखिएगा। टैलेंट ये इनबॉर्न होते हैं, आपके अंदर ही होते हैं। ये वो जो टैलेंट, जो कुछ टैलेंट जो है हम उनको एक्सप्लोर कर लेते हैं, कुछ टैलेंट को एक्सप्लोर लाइफ लॉन्ग नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट वन इज इंटरेस्ट। इंटरेस्ट जो है वो आपका टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। ये आप अपना स्कैनिंग करके देखेंगे लास्ट ईयर का, तो आपको समझ में आएगा कि आपको आज से 2 साल पहले कुछ पसंद था, 1 साल पहले कुछ, अभी कुछ पसंद है, और शायद अगले 6 महीने बाद कुछ और पसंद होगा। तो बी स्पेसिफिक ऑन योर इंटरेस्ट। नेक्स्ट इज योर पैशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड लास्ट वन इज आप कौन कौन से स्किल लर्न कर सकते हैं, ये एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो कंसल्टेशन आप जो अभी देख रहे हैं वो एक कैरियर कंसल्टेशन सेशन है। अब नेक्स्ट आते हैं कि आप कैरियर असेसमेंट पे जाएंगे। फर्स्ट जो 2 टेस्ट हैं, अगर आप ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं सर मुझे तो BBA ही करना है, मुझे तो BSc ही करना है, मुझे तो IIT ही करना है, तो एक बहुत मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ गो फॉर सुटेबिलिटी टेस्ट एंड पर्सनालिटी टेस्ट। एटलीस्ट कुछ तो बिहेवियर आप अपना जज कर पाए उस कोर्स को ऑप्ट करने के पहले। और इसका हमने चार्जेस जो है वो भी बहुत कम रखे हैं। सुटेबिलिटी टेस्ट एंड पर्सनालिटी टेस्ट both come in a package of only 299 रुपीज। यस, ओनली 299 रुपीज में आप ये, अगर आपका पहले से फिक्स है क्राइटेरिया, ध्यान से समझिएगा,
पहले से फिक्स क्राइटेरिया है आपका कि हाँ सर हमको तो फिक्स है कि हमको नीट की तैयारी करना है, हमको आईआईटी की तैयारी करना है, एज ए पेरेंट्स अगर आप लोगों ने डिसाइड कर लिया है बहुत अच्छी बात है, आप बिल्कुल परफेक्टली डिसाइड कर लिया तो आगे बढ़िए। लेकिन एक सुटेबिलिटी टेस्ट और पर्सनालिटी टेस्ट, सुटेबिलिटी टेस्ट क्या होता है, जो आपका कैरियर इंटरेस्ट की सुटेबिलिटी बता देता है कि आप जिस कैरियर में आगे जाने वाले हैं। मैं ध्यान रखिएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की सुटेबिलिटी नहीं, जो कैरियर आप ऑप्ट करने वाले हैं उसकी सुटेबिलिटी। तो ये दो फर्स्ट टू कॉम्बिनेशन है। नेक्स्ट जो कॉम्बिनेशन है वो है ऑनलाइन साइक्रोमेटिक टेस्ट का, यानी कि एक कॉम्प्रिहेंसिव साइक्रोमेटिक टेस्ट। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जो ऑनलाइन साइक्रोमेटिक टेस्ट है वो आपको क्या कैलकुलेशन बताएगा, वो आपको ओवरऑल कैलकुलेशन बता देगा कि आप किस चीज के लिए बेस्ट हैं, अगर आपने डिसाइड नहीं भी किया है तो भी। नेक्स्ट और एडवांस टेस्ट की तरफ जाते हैं हम, बायोमेट्रिक टेस्ट या डीएमआईटी टेस्ट। ये आपके फिंगरप्रिंट्स जो है वो स्कैन करता है और उसके बाद आपको जो है वो सारी कैलकुलेशन बताता है। एंड लास्ट वन इज कैरियर एस्ट्रोलॉजी। फर्स्ट फोर जो है वो साइंटिफिक है, फोर्थ तो लास्ट वन जो है वो एस्ट्रोन्यूमरो एनालिसिस है, वो हमारे पास एक्सपर्ट हैं, वी हैव सोमिन शर्मा जी विद अस जो ये पूरा देखते हैं। मैं डॉक्टर चेतन रायकर फर्स्ट फोर में डील करता हूँ, मैं फिफ्थ पार्ट जो है वो मेरा पार्ट नहीं है। बट एस्ट्रोन्यूमरो एनालिसिस अगेन वन मोस्ट इंपॉर्टेंट एनालिसिस जो आपको एक सही करियर गाइडेंस दे सकता है। तो मैंने बात की करियर असेसमेंट आपने कर लिया, रिजल्ट आएंगे, रिजल्ट आने के बाद करियर काउंसलिंग और प्लानिंग होगी। करियर और काउंसलिंग और प्लानिंग के बाद एक एडवाइस और गाइडेंस का सिलसिला जो है वो चलता रहता है, बिकॉज कई चेंजेस आपके आएंगे, कई क्वेश्चन आपके आएंगे, तो यहाँ पर एडवाइस और गाइडेंस जो है वो चलती रहनी चाहिए। और लास्ट में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी आप जिस एज में हैं आज से 7-8 साल फिजिकल मेंटल सारे चेंजेस होने वाले हैं, तो एक मेंटरिंग प्रोग्राम की जरूरत होती है सारे चेंजेस को एडजस्ट करने के लिए। अगर आप फॉर एग्जांपल इंदौर या इंदौर से बाहर या फॉरेन में पढ़ने जा रहे हैं तो कौन कौन सी चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए। एज ए पेरेंट बच्चों को, एज ए पेरेंट्स बच्चों की कई चिंताएं होती हैं कि कैसे अपना ध्यान रखेंगे, खुद को संभाल कैसे पाएंगे। तो एक मेंटरिंग प्रोग्राम, और आप देख ही रहे हैं आजकल ऑनलाइन सिस्टम के संग आप कहीं पर भी हैं, पहले भी हम लोग लास्ट 2 ईयर से ये मेंटरिंग प्रोग्राम ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड में चला ही रहे हैं, बट अब प्योरली ऑफलाइन मोड हम लोगों ने उसमें बंद कर दिया है। मेंटरिंग प्रोग्राम जो ऑनलाइन मोड के साथ ही हमने लॉन्च किया है, तो आप इसको भी प्लान कर सकते हैं। तो ये था मेरा सारा कुछ जो कैलकुलेशन है। एट लास्ट मेरी रिक्वेस्ट है, आप किसी भी कोर्स किसी भी कैरियर ऑप्शन के साथ जा रहे हैं, बट गो विद दी सुटेबिलिटी एंड पर्सनालिटी टेस्ट। अफोर्डेबिलिटी भी है इसमें और कहीं ना कहीं कि आपको एक गाइडेंस मिल जाएगा, हम नहीं 100% मिलेगा, बट हम एटलीस्ट 30-40% तो अश्योरिटी के साथ आगे बढ़ेंगे। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आप लोगों ने यहाँ पर आकर अपना टाइम दिया, बहुत ही, क्योंकि टाइम ही एक ऐसी चीज है जो सबसे प्रीशियस है। सो आपने यहाँ पर आकर अपना टाइम दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।